बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, जिसमें हम एकाधिकार अर्थात मोनोपोली का अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एकाधिकारी की स्थिति में किस प्रकार से एमआर वक्र होता है, किस प्रकार से टीआर और एमआर का संबंध होता है, किस प्रकार से एआर और एमआर का संबंध होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना था। साथ में हमने एमआर वक्र का मांग की कीमत लोच के साथ संबंध को भी दर्शाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और एकाधिकारी की स्थिति में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है अल्पकाल में, इसके बारे में जानकारी लेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे शून्य लागत की स्थिति में किस प्रकार से एकाधिकार की स्थिति में संतुलन स्थापित होता है। ठीक है बच्चों, तो शून्य लागत की स्थिति क्या होती है, पहले हम ये जान लेते हैं कि यदि एकाधिकारी को कोई वस्तु यदि कच्चा माल इस प्रकार से मिल जाता है कि उसकी कुछ भी लागत नहीं करती है और जो भी वह उत्पादन करता है और उसको बेचता है वो सही सारा क्या होता है, उसकी आगम होती है। अर्थात फर्म जो है एकाधिकारी, उसको किसी प्रकार की लागत को वहन नहीं करना पड़ रहा, उसे कोई कच्चा माल मिल गया है बल्क में, तो इस प्रकार से उसकी कोई भी लागत नहीं आ रही है, तो वो स्थिति होती है शून्य लागत की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो इसमें एकाधिकारी किस प्रकार से अपना संतुलन स्थापित करेगा, किस प्रकार से कीमत और मात्रा का निर्धारण करके औसत आगम कुल आगम को अधिकतम करेगा, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में एकाधिकारी फर्म को अधिकतम लाभ कमाने वाले फर्म के रूप में देखा जाता है। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है उसमें जो एकाधिकारी जो फर्म है वो अपने आप को लाभ अधिकतम करना चाहता है। हमने पहले बताया था ना कि हम बाकी जो बाजार है उसमें क्या मान रहे हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा मान रहे हैं। तो एकाधिकारी जो बाजार है वो क्या करना चाहता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है। वो क्या करेगा, या तो अधिक कीमत वसूलेगा जिसमें वो कम मात्रा का विक्रय करेगा, या फिर वो क्या करेगा, कम कीमत पर अधिक मात्रा का विक्रय करके अपने लाभ को अधिकतम करेगा, क्योंकि कीमत या मात्रा दोनों में से किसी का भी निर्धारण एकाधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अधिकतम लाभ कमाने वाले इस व्यवहार का विश्लेषण एकाधिकारी फर्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा और कीमत जिस पर उसकी बिक्री की जाती है को निर्धारण करने के लिए करते हैं। हम एकाधिकारी के व्यवहार का विश्लेषण करेंगे किस प्रकार से कि या तो वो कीमत का निर्धारण करेगा या फिर वो क्या करेगा, मात्रा का निर्धारण करेगा। तो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि जो एकाधिकारी जो फर्म है वो क्या करेगी, अधिकतम लाभ कमाएगी और या तो वो अपनी कीमत का निर्धारण या फिर अपनी मात्रा का निर्धारण करके अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करती है। माना हम यहाँ एक फर्म मान लेते हैं उत्पादित वस्तु की मात्रा के भंडार को कायम नहीं रखता है और समस्त उत्पादित मात्रा को बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है। हम यहाँ पर जब संतुलन को पढ़ रहे हैं तो हम ये भी मान के चलते हैं कि फर्मों द्वारा जो भी उत्पादित वस्तु है उसका जो एकाधिकारी फर्म है वो भंडारण नहीं रखती, जो सारी जो मात्रा है उसको क्या करती है, बिक्री के लिए प्रस्तुत कर लेती है। क्योंकि सारी मात्रा जो है वो बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगी तभी तो हम उसके संतुलन को स्थापित कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद है सबसे पहले हम जो देख रहे थे वो है शून्य लागत की सामान्य स्थिति। शून्य लागत का अर्थ है कि जो एकाधिकारी है उसके लिए जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए कोई लागत उसको वहन नहीं करनी पड़ रही है और फिर वह क्या कर रहा है, उत्पादन करके उसको बेच रहा है, आगम प्राप्त कर रहा है। तो किस प्रकार से वह अपने लाभ को यहाँ पर अधिकतम करेगा। इसके बाद हम इसकी पूर्ण प्रतिस्पर्धा से तुलना को भी देखेंगे, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को हम 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माना कोई गांव अन्य गांवों से काफी दूरी पर अवस्थित है। यह सिचुएशन देख रहे हैं कि शून्य लागत की स्थिति कैसे हो सकती है। इस गांव में एक ही कुआं है जिसमें पानी उपलब्ध होता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर आपको एक बताया है कि एक सिचुएशन है जिसमें क्या है, एक गांव है जो बाकी गांवों से काफ़ी दूरी पर है और उस गांव में भी एक ही कुआं है जिससे कि क्या मिलता है, पानी मिलता है। सभी निवासी जल की आवश्यकता के लिए पूर्ण रूप से इसी कुएं पर निर्भर है। सभी जो वहाँ के गांव के लोग हैं वो यदि उनको जल की आवश्यकता है तो वो इसी कुएं पर निर्भर है, क्योंकि गांव में क्या है, एक ही कुआं है। कुएं का जो स्वामी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य लोगों को कुएं से जल निकालने के लिए रोकने में समर्थ है। अब कुआं जो है एक ही है और कुएं का स्वामी भी है अर्थात मालिक भी है और उसके पास ये पावर है कि वो दूसरे लोगों को पानी जो है निकालने के लिए मना कर सके, क्योंकि वो कुएं का क्या है, मालिक है। अब यदि वो पानी निकालने नहीं देगा तो जो गांव के लोग हैं वो बिना पानी के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आसपास के जो गांव है वो काफ़ी दूरी पर है, तो वो पूरी तरीके से उसी कुएं के पानी पर डिपेंडेंट है और कुएं का मालिक है वो रोकने में क्या है, उनको समर्थ है। आ रहा है बच्चों समझ में? यहाँ आपको चित्र भी दिया हुआ है कि मैं अपूर्ण प्रतिस्पर्धी हूँ, एकाधिकार हूँ, एकाधिकारी है और ये पूरी बाजार की क्षमता अर्थात इसका ये कुआं है। सिवाय इसके कि कोई जल का क्रय करे। यदि कोई जल को खरीदता है उसके पास से
तब तो वो क्या होता है, देने के लिए तैयार हो जाता है, अदरवाइज वो देने के लिए मना भी कर सकता है, क्योंकि वो कुएं का क्या है, मालिक है। इस कुएं से जल का क्रय करने वाले स्वयं ही जल निकालते हैं। जिसको कुएं का पानी खरीदना है वो खरीदते हैं और उस कुएं में से पानी निकाल लेते हैं। आ रहे बच्चों समझ में? इस प्रकार कुएं का स्वामी क्या हो गया, एकाधिकारी फर्म हो गया, क्योंकि उसके निकटतम कोई स्थानापन्न वस्तु पूरे बाजार में उपलब्ध नहीं है। कोई गांव में कोई कुआं नहीं है, उसका अकेला कुआं है, तो वो क्या हो गया, एकाधिकारी हो गया। आ रहे बच्चों समझ में? क्योंकि उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसके निकटतम कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। अब यहाँ शून्य लागत की स्थिति इसलिए है क्योंकि कुआं जो उसको कोई लागत नहीं लग रही है, कुआं उसका खोदा हुआ है, कुआं उसको मिल गया है, तो यहाँ उसको कोई लागत वहन नहीं करनी पड़ रही, अर्थात लागत की स्थिति क्या है, यहाँ पर शून्य है। आ रहा है बच्चों समझ में? जिसकी लागत क्या है, शून्य है। अतः हम एकाधिकारी की स्थिति का विश्लेषण, जिसकी लागत क्या है, शून्य है, अतः हम ऐसी स्थिति में जिसमें एकाधिकारी का विश्लेषण करेंगे जिसकी लागत क्या है, शून्य है। जैसे हमने कुएं वाला उदाहरण देखा कि उसकी लागत क्या है, शून्य है। फिर हम देखेंगे कि वो कैसे, तो कीमत जो है उसकी निर्धारित होती है और किस प्रकार से उसकी मात्रा निर्धारित होती है। तो जल का परिमाण हम निर्धारित करेंगे, उसकी कीमत जिस पर कि वो बेची जाती है का निर्धारण करने के लिए हम एकाधिकारी स्थिति का ये विश्लेषण करेंगे, जहां हम कुएं के स्वामी को देख रहे हैं जिसके पास एक कुआं है, अर्थात वो कुएं के लिए क्या है, एकाधिकारी की स्थिति में है और उसके निकटतम कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है। वो कुएं के जल को क्या करता है, बेचता है और उसकी लागत कैसी है, शून्य। आ रहे बच्चों समझ में? फर्म के द्वारा जो प्राप्त लाभ होता है वो फर्म द्वारा प्राप्त संप्राप्ति से लागत को घटाने पर प्राप्त संप्राप्ति के बराबर होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लाभ का मतलब क्या होता है कि फर्म जो आय प्राप्त करती है उसमें से फर्म की जो लागत है उसको यदि हम घटा दें तो इसका मतलब क्या होता है, फर्म का लाभ प्राप्त हो जाता है। अर्थात हमने जैसे माना कि ये जो पेन है इसको उत्पादन करने में मेरी लागत कुछ भी नहीं आई है, शून्य है लागत, और मैं उसको बेचती हूँ तो मुझे इससे 10 रुपये आय प्राप्त होती है, तो 10 रुपये मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि मुझे कोई लागत यहाँ पर वहन नहीं करनी पड़ी। यदि मेरे को इसको उत्पादित करने में 5 रुपये लगते और मैं क्या करती, इसको 10 रुपये में बेचती, तो मेरा लाभ कितना होता, 5 रुपये। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो फर्म है उसकी लागत यदि शून्य होती है तो फर्म की जो कुल संप्राप्ति अर्थात कुल जो होती है प्राप्त, उसको वही क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। समझ में आया? क्योंकि जो उसको 10 रुपए में मैं बेच रही हूँ उसको, तो 10 रुपए ही मेरी क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यहाँ लाभ किसके बराबर हो जाता है, जहाँ कुल संप्राप्ति क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। और लाभ को हम कैसे ज्ञात करते हैं, कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाकर। याद रहेगा आपको, यहाँ पर लिखा भी है कि लाभ को हम कैसे ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट कैसे ज्ञात होगा, कुल संप्राप्ति में से कुल लागत को घटाकर, अर्थात TR में से TC को यदि हम घटा देते हैं तो हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। अब हम शून्य लागत की स्थिति में देख रहे हैं, तो शून्य लागत की स्थिति में जो ये कुल लागत है वो तो कुछ नहीं है, शून्य है। जो फर्म है एकाधिकारी, उसको जो कुआं मिला है वो फ्री में मिला है, उसकी कोई लागत नहीं लग रही है उसमें, तो उसकी लागत तो क्या हो गई, शून्य हो गई। और जो उसे प्राप्त हो रहा है वही सारा क्या हो गया, उसका कुल संप्राप्ति हो गई और वही उसका कुल लाभ हो गया। अर्थात कुल लाभ क्या हो गया, जहां कुल संप्राप्ति क्या हो गई, अधिकतम हो गई है। चूंकि इस स्थिति में कुल लागत शून्य है, अतः कुल संप्राप्ति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। जैसे हम कुल संप्राप्ति जो वक्र बनाते हैं इस तरीके से, तो ये जो स्थिति होती है यहाँ पर क्या होती है, TR अधिकतम होती है। TR क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ शून्य लागत की स्थिति में जो फर्म है एकाधिकारी फर्म, उसको ये स्थिति मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कुल संप्राप्ति अधिकतम है, यहाँ पर उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि उसकी सीमांत संप्राप्ति यहाँ पर क्या होगी, शून्य होगी। आ रहा है बच्चों समझ में? जिस कीमत पर निर्गत का विक्रय होगा उपभोक्ता समग्र रूप से उसी कीमत का भुगतान करेगा। अब हम ये जो वक्र है उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि उपभोक्ता क्या कीमत देगा, आ रहा है, और जो फर्म है उसके द्वारा क्या कीमत वसूली जाएगी और क्या मात्रा निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ TR अधिकतम है, तो हम ये देख लेते हैं कि जो 10 मात्रा है जिसका जो क्रेता है वो क्या करता है, क्रेता के द्वारा क्रय की जाती है 10 मात्रा, या फिर हम कह सके विक्रेता के द्वारा 10 मात्रा है वो जो बेची जा रही है जल की। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं TR अधिकतम है, अर्थात उसका लाभ यहाँ पर हो गया। हम इसी के संदर्भ में हम इसका बना देते हैं, एक तो औसत आगम वक्र और एक बना देते हैं सीमांत आगम वक्र। तो हम ये जानते हैं जो सीमांत आगम वक्र है वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ अधिकतम है तो सीमांत आगम क्या होगी, शून्य होगी। और फिर हम इसी के आधार पर इसका औसत आगम वक्र बना देते हैं। ठीक है, तो औसत आगम वक्र हमने पढ़ा था कि क्या होता है, मांग वक्र होता है, अर्थात उपभोक्ता द्वारा जो कीमत है वो किसके आधार पर दी जाती है, इस मांग के वक्र के आधार पर दी जाती है, क्योंकि ये मांग वक्र है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसका क्या होगा, कुल अधिकतम होगा, तो 10 मात्रा उसके द्वारा बेची जा रही है विक्रेता के द्वारा, और इसके समक्ष जो कीमत है वो हमने मान ली यहाँ पर 5 है।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो इसके आधार पर हमने 5 तो कीमत निर्धारित हुई है एकाधिकारी की शून्य लागत की स्थिति में, और 10 क्या निर्धारित हुई है? मात्रा निर्धारित हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो AR है अर्थात जो P है वो कितनी हो गई? 5, और जो Q है वो कितनी हो गई? 10। तो TR कितनी हो गई? 10 × 5 अर्थात कितनी हो गई? 50। आ रहा है बच्चों समझ में? तो जो TR है यहाँ पर कितनी मात्रा होगी इसकी? 50, अर्थात एकाधिकारी 50 TR को कुल संप्राप्ति को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से वो क्या होगा? ये इसकी MR हो जाएगी जिसको हमने शून्य कर दिया है यहाँ पर, और 10 इकाई है उसका वो क्या करेगा? विक्रय करेगा, और 5 रुपये कीमत करेगा। और वो हमने किसके आधार पर देखी है? AR वक्र के आधार पर, औसत आगम वक्र है उसके आधार पर हमने यहाँ पर 5 रुपये कीमत रखी है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस तरीके से जो एकाधिकारी है वो क्या करेगा? शून्य लागत की स्थिति में अपना लाभ अधिकतम करेगा 5 रुपये कीमत वसूल कर। ठीक है बच्चों। इसके बाद है जिस कीमत पर निर्गत का विक्रय होगा, निर्गत का विक्रय इस कीमत पर हुआ 5 रुपये कीमत पर, तो समग्र रूप से उसी कीमत का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा? उपभोक्ता के द्वारा 5 रुपये प्रति बाल्टी। हम ये हिसाब लगा लेते हैं कि 5 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से क्या किया जाएगा? भुगतान किया जाएगा उपभोक्ता के द्वारा उस जल का क्रय करने के लिए। क्योंकि एकाधिकारी फर्म के लिए बाजार मांग वक्र ही क्या होता है? औसत संप्राप्ति वक्र होता है। जो AR वक्र है बाजार मांग वक्र ही होता है एकाधिकारी के लिए। तो इसी के आधार पर हमने कीमत का यहाँ पर विश्लेषण किया है, और कीमत के आधार पर हमने देखा है कि जो विक्रेता है उसके द्वारा क्या कीमत वसूली जाएगी और कितनी मात्रा बेची जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर एकाधिकारी लाभ यहाँ पर हासिल करेगा। इसके बाद हम इसकी तुलना करते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा से, कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती, शून्य लागत की स्थिति होती, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में संतुलन किस प्रकार से स्थापित होता। तो हम यहाँ देख लेते हैं पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ तुलना। अब इसी स्थिति की तुलना, शून्य लागत की स्थिति की तुलना हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ करते हैं। उपयुक्त परिणाम की तुलना पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार संरचना के परिणाम से करने पर। अब हम ये मानते हैं कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कोई एक तो कुआं नहीं होता, वहाँ तो बहुत सारे कुएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है उसमें फर्मों की अनेक संख्या होती है। एकाधिकारी में तो एक ही होती है, लेकिन पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बहुत सारी होती है। इसीलिए उनके द्वारा क्या किया जाता है? आपस में प्रतिस्पर्धा की जाती है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि माना कुओं की एक विशाल संख्या है। अब हम एक कुआं नहीं मानेंगे, बहुत सारे कुएं मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। एक कुएं का स्वामी ₹5 प्रति पानी बाल्टी वसूलने का निर्णय लेता है। एक कुएं का स्वामी है, उसने अपनी कीमत निर्धारित कर दी। वैसे तो कीमत उद्योगों के द्वारा निर्धारित होती है, जो कि निर्धारित हो गई है 5 रुपये प्रति बाल्टी। ठीक है। अब ये आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं और सोचते हैं कि हम कम कीमत रखकर अधिक मात्रा को बेच दें। आ रहा है बच्चों समझ में? तो कुओं के अनेकों स्वामी हैं, बहुत सारे स्वामी हैं कुओं के। तो कोई भी दूसरे कुएं का स्वामी 5 रुपये प्रति बाल्टी पानी खरीदने वाले सभी क्रेताओं को कम कीमत पर पानी बेचकर ₹4 प्रति बाल्टी पर अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। मतलब माना कि एक कुएं का स्वामी 5 रुपये प्रति बाल्टी बेच रहा है, तो दूसरे कुएं का स्वामी ये सोचेगा कि मैं कीमत कम करके इसकी अधिक मात्रा बेच लूँ। तो इसीलिए वो क्या करेगा? कीमत को उसने मान लिया 4 रुपये प्रति बाल्टी करके, और क्या करना चाहा? आकर्षित करना चाहा कि मैं आकर्षित करूं और क्या करूं? अधिक कम कीमत पर उसको बेच सकूं। कोई और दूसरे कुएं के स्वामी इससे भी कम कीमत पर पानी बेचने को तैयार हो सकता है, और जो भी है एक ने 4 रुपये प्रति बाल्टी कर ली, और भी बाकी जो है कुएं के स्वामी वो इससे और कम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम और कम कीमत पर इसको अधिक मात्रा बेचने के लिए तैयार है। वास्तव में कुओं के स्वामियों के मध्य प्रतियोगिता कीमत को 0 तक कम कर देगी। तो इस प्रकार से इन कुओं के स्वामियों में प्रतियोगिता चलती रहेगी। बहुत सारे कुएं हैं, तो लोग बहुत सारे कुओं में से कहीं पर भी जा सकते हैं, तो इनमें आपस में प्रतियोगिता चलती रहेगी। पहले ने 5 रुपये प्रति बाल्टी की, तो दूसरे ने 4 रुपये प्रति बाल्टी की, उस तीसरे ने और भी कम कर दी। तो इस प्रकार से तब तक प्रतियोगिता चलती रहेगी जब तक कि उस पानी की कीमत 0 तक नहीं आ जाती। तो कीमत कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हमने इस तरीके से TR बनाया था। ठीक है। तो हम ये देख रहे थे कि कीमत जब क्या रखी थी? 5। कीमत 5 रुपये प्रति बाल्टी थी। तो इस प्रकार से 10 बाल्टी क्या हो रहा थी? विक्रय हो रही थी। जैसे हम एक अधिकार की बात करें, तो यदि वो क्या करेगा? कीमत को कम कर देगा तो मात्रा बढ़ जाएगी, और कीमत कम हो जाएगी तो मात्रा बढ़ जाएगी, और लास्ट में जाके ये 0 कीमत पर मात्रा कितनी हो जाएगी? 20। तो इस प्रकार से इस कीमत पर क्या होगी? 20 बाल्टी पानी की बिक्री होगी। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि एकाधिकारी की स्थिति में जो कीमत है वो तो अधिक होती है, और जो बिक्री की मात्रा है वो क्या होती है? कम। एकाधिकारी की स्थिति की जब हमने बात की शून्य लागत की, तो हमने देखा कि कीमत 5 रुपये रहती है, वो उससे घटाएगा नहीं,
क्यों नहीं घटाएगा? क्योंकि उसके कोई प्रतिस्थापन वस्तु नहीं है, तो वो कीमत को क्यों घटाएगा? वो यदि कीमत को बढ़ाता है तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो वो 5 रुपए कीमत पर क्या करेगा? 10 मात्रा को बेचेगा और इसके द्वारा वो 50 रुपए कुल आगम प्राप्त करेगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जब बहुत सारे कुएं हैं तो आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी और कीमत 0 तक आ जाएगी और 0 पर 20 मात्रा बेची जाएगी। कहने का तात्पर्य एकाधिकारी में कीमत अधिक होती है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत क्या होती है? कम होती है। ये हमने देखा, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा में जो मात्रा बेची जाती है वो कम होती है, जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में अधिक मात्रा बेची जा रही है, अर्थात 20 बाल्टी यहाँ पर बेची जा रही है। यहाँ पर यही है कि इस तुलना के माध्यम से स्पष्ट होता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन के परिणाम स्वरूप कम कीमत पर अधिक मात्रा का विक्रय होता है। कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या होती है? कीमत कम होती है, जैसा कि हमने अभी देखा, कीमत कम है, 0 आ गई है और मात्रा कितनी हो गई है? 20 हो गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो हमने इस वीडियो में जाना कि एकाधिकारी में अल्पकालीन संतुलन जब लागत कैसी हो? 0 हो। तो हमने एकाधिकारी की भी बात की जहां पर कीमत अधिक होती है, मात्रा कम होती है। फिर हमने पूर्ण प्रतिस्पर्धा से इसकी तुलना की जहां कीमत कम और मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शून्य लागत नहीं, धनात्मक लागत के आधार पर देखेंगे कि जब लागत धनात्मक होती है तो किस प्रकार से एकाधिकारी में संतुलन स्थापित होता है। धनात्मक लागत में भी हम 2 विधियां देखेंगे, एक तो कुल लागत विश्लेषण के द्वारा देखेंगे और इसके बाद एक औसत और सीमांत वक्रों के द्वारा देखेंगे, और इसकी भी तुलना हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ करेंगे कि किस प्रकार से इसमें एकाधिकार में और पूर्ण प्रतिस्पर्धा में डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन सब चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से समझना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।